फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अंदर आज हम एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है समानता का अधिकार यानी कि राइट ऑफ इक्वलिटी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने जो आर्टिकल है यानी कि 12, 13, 14 और 15 के बारे में आज स्टडी करेंगे। यानी कि हमने जो 14 जो आर्टिकल है यानी कि विधि के समक्ष समानता के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 15 और 16 के बारे में, यानी कि दो आर्टिकल हम पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या प्रावधान है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा आर्टिकल 15 क्या कहता है। देखिएगा आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या हम जन्म स्थान के आधार पर का प्रतिषेध करते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति हो, यानी कि कोई व्यक्ति है किसी जाति का हो या किसी मूल वंश का हो, यानी कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उनसे हम भेदभाव नहीं कर सकते। हमारा आर्टिकल 15 ये बात कहता है। देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा राज्य अपने नागरिकों के बीच क्या करता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, निवास या जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर वह क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि आपको किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चाहे आप है ना जो टेम्पल यानी कि मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या किसी जलाशय पर, इस मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक स्थानों पर। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा किंतु इसके कुछ अपवाद विशेष हैं। उन अपवादों की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, देखिएगा महिलाएं, बच्चे, SC, ST, पिछड़े वर्ग के पक्ष में विभेद किया जा सकता है। ठीक है, कैसे किया जा सकता है, यानी कि आपको बच्चों को पार्क में महिलाओं के लिए अलग से सीट आरक्षित की जाती है, यानी कि पार्कों में इनके साथ भेदभाव हम नहीं कर सकते। ये एक अपवाद किया गया। देखिएगा आर्टिकल जो 15 है, इस आर्टिकल 15 के द्वारा 5 प्रकार के आधारों पर समानता दी जाती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, देखिएगा आर्टिकल 15 में कौन कौन से प्रावधान है 5 प्रकार के आधारों पर। देखिएगा आर्टिकल 15 क्लोज 1। देखिएगा आर्टिकल 15 क्लोज 1 क्या है, इसकी आप गणना कैसे कर सकते हैं। देखिएगा आर्टिकल 15 क्लोज 1। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्लोज 1 में क्या क्या बातें बताई गई है उसको आप जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले इसको बता दिया है। अब देखिएगा दूसरा प्रकार कौन सा है, आर्टिकल 15 क्लोज 2। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्लोज 2 में क्या क्या बातें बताई गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो या हमारा कोई सिटीजन हो, यानी कि जो कोई व्यक्ति या नागरिक केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। देखिए इन दोनों आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 15 क्लोज 1 और आर्टिकल 15 क्लोज 2 के अंदर माइनर थोड़ा डिफरेंस है, अंतर है। देखिएगा इसमें आर्टिकल 15 फर्स्ट में क्या बात है, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन हम आर्टिकल 15 क्लोज 2 के अंदर हम क्या बात कहते हैं, किसी व्यक्ति या नागरिक। ओके, यानी कि सिटीजन। ठीक है, तो इसमें सिटीजन आ गया, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आर्टिकल 15 क्लोज 2 क्या कहता है, किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, किसी व्यक्ति या नागरिक केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर उसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। ओके, अब देखिएगा इसका थर्ड प्रकार है आर्टिकल 15 क्लोज 3। इसमें क्या बात बताई गई है, यानी कि जो राज्य द्वारा भेदभाव किया जाना, यानी कि राज्य के द्वारा भेदभाव किया जाना, राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव करके महिलाओं को सुविधाएं प्रदान कर सकता है। यानी कि राज्य भेदभाव कर सकता है, ठीक है, उसको अधिकार है। लेकिन क्या, यानी कि राज्य लिंग के आधार पर भेदभाव कर सकता है और वो क्या कर सकता है, महिलाओं को सुविधा प्रदान करके वो क्या करता है, भेदभाव कर सकता है। जैसे आपको पता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो देखिएगा फ्रेंड्स क्या बात है, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, महिला आयोग। ठीक है, तो ये महिला आयोग है,
इस महिला आयोग यानी कि विशेष रूप से किसके लिए, महिलाओं के लिए प्रावधान किया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर महिलाओं के लिए अलग प्रावधान किया गया है तो ये उसको सुविधा प्रदान कर रहा है, तो ये क्या हो गया, भेदभाव हो गया। तो राज्य ऐसा कर सकता है। इसके अलावा देखिएगा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 यानी कि हमारा जो एक्ट बना था 2005 के अंदर, घरेलू हिंसा यानी कि जो महिलाओं पर जो लगातार जो घरेलू हिंसा या उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उनके विरुद्ध हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक एक्ट बनाया गया, एक कानून बनाया गया, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू किया गया। ठीक है, और ये किसके द्वारा, यानी कि पोल राज वर्सेस भारत संघ केस के अंदर इसको ये हिंसा यानी कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 ये एक्ट लागू किया। तो यहाँ पर क्या कर सकता है राज्य, क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है, लेकिन किसके आधार पर, महिलाओं को सुविधा प्रदान करके वो भेद कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल राष्ट्रीय महिला आयोग और एक घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही है। देखिएगा इसके अलावा सॉरी 15 आर्टिकल 15 क्लोज 4 के अंदर क्या बातें बताई गई है, देखिएगा सॉरी 15(4) के द्वारा क्या बताइए, SC ST OBC को शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण। देखिएगा ये भी एक इसका अपवाद है। देखिएगा जो SC SC है, ST है, OBC है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में यानी कि शैक्षणिक जो एजुकेशन जो क्षेत्र होता है उसके अंदर उनको आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, जैसे आपको पता है इसका एक सबसे बेस्ट उदाहरण आपको पता है, यानी कि चंपाकम दोराई राजन केस के अंदर ये प्रथम अमेंडमेंट किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1951 में। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में मद्रास केस में साफ मना कर दिया गया था कि SC ST OBC को शैक्षणिक क्षेत्र में आरक्षण संसद या भारत सरकार को मना कर दिया गया था, लेकिन डियर फ्रेंड्स ये लागू है। ओके, तो इसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये बातें आपको मैंने बता दिया, आर्टिकल जो 15 है उसके 5 प्रकार मैंने बता दिया, आर्टिकल 15 फर्स्ट, आर्टिकल 15 क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3 और क्लोज 4 के बारे में। तो ये चार प्रकार। अब लास्ट जो क्लोज देखेंगे आर्टिकल 15 क्लोज 5 के अंदर क्या बातें बताई गई है, इसमें यह बताया गया है कि निजी क्षेत्र में स्कूल कॉलेज में आरक्षण का प्रावधान है, यानी कि जैसे कोई निजी शिक्षण संस्थान हो या स्कूल हो या कॉलेज हो, उनमें भी क्या आरक्षण का प्रावधान किया गया है। देखिए संसद ने PA इनामदार केस में निजी स्कूलों और कॉलेजों में आरक्षण का प्रावधान रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया गया, रद्द यानी कि खारिज कर दिया गया। तो वो कब किया, कैसे किया, देखिएगा आपको पता है 1930 यानी कि 93वां जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 यानी कि 93वां संविधान संशोधन 2005 में क्या बात बताई गई उसको हम देखते हैं। देखिएगा इसमें क्या बताया गया, इसमें इसके द्वारा आर्टिकल 15 क्लोज 5 में जोड़ा गया, यानी कि एक आर्टिकल 15 में एक क्लोज जोड़ा गया 5, यानी कि इसको पूरा अगर हम ऐसे बोलें इसकी गणना ऐसे करें, आर्टिकल 15 क्लोज 5 में बताया गया है। इसमें क्या कहा गया है, जैसे निजी संस्थाओं, अब देखिए निजी शिक्षा संस्थाओं इसमें क्या हो सकता है, निजी शिक्षण संस्थान भी हो सकते हैं। में पिछड़े वर्गों, अब पिछड़े वर्ग कौन कौन से, SC ST OBC यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष क्या प्रावधान किया गया है, प्रावधान किया जा सकते हैं। इसका एकमात्र अपवाद आपका अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होगी। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आगे की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या बातें बताई गई है। संसद ने 2006 में, देखिएगा हमारी जो पार्लियामेंट है इसने 2006 में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान यानी कि केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान, जैसे हम नामांकन के आधार पर यानी नामांकन में आरक्षण के आधार पर अधिनियम 2006 पारित किया, और इसके द्वारा उच्च संस्थानों में जैसे IIT आदि में अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्गों के लिए सीटें क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई है। तो ये भी शिक्षण संस्थानों के अंदर एक आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और वो प्रावधान हमारी जो पार्लियामेंट है 2006 के अंदर एक अमेंडमेंट, एक जो एक्ट बनाया गया, और उस एक्ट का नाम है केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थान अधिनियम 2006। ठीक है, तो ये हमारा जो क्या है अधिनियम है, इसके अंदर IIT आदि
में जो अल्पसंख्यक या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको उनके लिए सीटें क्या कर दी गई, आरक्षित कर दी गई है। ओके, इसके अलावा आगे देखते हैं वही 1993 संविधान संशोधन जो 2005 है उसमें और बातें बताई गई है, जैसे अशोक कुमार ठाकुर, देखिएगा अशोक कुमार ठाकुर भारत संघ यानी 2008 में एक केस था और वो 93वां संविधान संशोधन, इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 तथा संसद के कानून तीनों को क्या करता है, ये चुनौती देता है। यानी कि जो आर्टिकल 15 फर्स्ट, आर्टिकल 15 क्लॉज फर्स्ट 2 और 3 को, इसमें तीनों को चुनौती देता है। कौन सा, आपका 93वां संविधान संशोधन में एक केस आया था अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस भारत संघ के मध्य, तो ये इनको क्या करता है, चुनौती देता है। लेकिन न्यायालय ने तीनों को क्या कर दिया गया, बरकरार रखा। ठीक है, तो इस केस के अंदर यह बताया गया कि जो भी आर्टिकल 15(1), आर्टिकल 15 क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3 के अंदर ये सभी को क्या मान्यता दी गई, यानी कि उनको बरकरार रखा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका आर्टिकल 15 है, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप इसके लगातार नोट्स बनाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 16 की, बात करते हैं यानी कि अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्या क्या प्रावधान है। यानी कि इसके अंदर हम अवसर की समानता की हम बात करते हैं। देखिएगा अवसर की समानता अगर करें तो देखिएगा क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये होती क्या है, उसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। देखिएगा क्या होता है, राज्य के अधीन नियोजन का मतलब डियर फ्रेंड्स क्या होता है, रोजगार। देखिएगा राज्य के अधीन रोजगार में अवसर की समानता होगी, यानी कि जो हमारे जो राज्य में है और राज्य में सभी जो लोग हैं उनको सभी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं, यानी कि नियोजन के अवसर प्रदान किए जाते हैं और वो सभी को समान रूप से किए जाते हैं। देखिए इसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते रोजगार में भी। देखिएगा धर्म है, मूल वंश है, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास या उत्पत्ति के आधार पर लोक नियोजन यानी कि रोजगार के अंदर आप उसके भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड्स इसके भी हम 3 अपवादों की हम बात करते हैं। देखिएगा 3 अपवाद कौन कौन से हैं उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ओके, देखते हैं। देखिए इसका पहला जो अपवाद है वो है संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में निवास, यानी कि संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में निवास को उसके उस क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो संसद है एक अलग से कानून बनाकर, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए रोजगार पाने की शर्त क्या बना सकती है, पहला अपवाद है। दूसरा अपवाद की अगर बात करें फ्रेंड्स, धार्मिक संस्थाओं में संबंधित पद ये उस धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित। देखिए कोई भी धार्मिक संस्था है और उस धार्मिक संस्था में जो उसके जो विशेष उस धर्म के जो विशेष जो अनुयायी होते हैं उनके लिए भी अलग से कानून बना सकती है। तो ये 2 बातें हो गई आपके अपवाद की। तो थर्ड अपवाद इसका है फ्रेंड्स, देखिएगा नागरिकों किसी विशेष पिछड़े वर्ग यानी कि जाति नहीं है, यानी कि पिछड़े वर्ग की बात अगर करें तो विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, वो है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के अंदर हम बात करते हैं। देखिएगा इसको हम थोड़ा सा अलग से डिफाइन करते हैं। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में हम कहते हैं कि राज्य के अधीन सरकारी सेवा नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। यानी आर्टिकल 16 फर्स्ट यह कहता है कि राज्य के अधीन जो भी सरकारी जो सेवाएं होती है उन सरकारी सेवा या उसको हम नौकरी में सभी जो सिटीजन है हमारे नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये तो फर्स्ट हो गया आर्टिकल 16 क्लॉज फर्स्ट। देखिएगा आर्टिकल 16 क्लॉज 2 में क्या बात बताई गई है कि राज्य अपने नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में आने से नहीं रोक सकता। यानी कि कहने का मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति को सरकारी सेवा में आने से नहीं रोक सकता, यानी उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और भेदभाव कैसे, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर वो उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। एंड देन आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में इसमें ये बताया गया है कि संसद को निवास संबंधी योग्यता के आधार पर क्या करता है, अलग से एक कानून बना सकती है और उसको क्या करती है, लागू भी कर सकती है।
ये बात होगी आपके आर्टिकल 16 क्लोज 3 में होगी, ठीक है। और आर्टिकल जो 16 क्लोज 4 है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो संसद है पार्लियामेंट ओबीसी को आरक्षण प्रदान कर सकती है, और उसके लिए अलग से एक क्या बताया गया है, एक अलग से एक आयोग बनाया गया है। तो वो आपको पता है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा हम बात करते हैं आगे की, ठीक है। तो देखिएगा आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत पिछड़े वर्ग में कौन शामिल होगा या यह निर्धारण करने के लिए हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में एक प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की थी। तो देखिएगा हमारे जो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि जो एक आयोग की स्थापना की थी, उस आयोग का नाम प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, जो कहने का मतलब है जो ओबीसी वर्ग के लिए एक अलग से एक आयोग बनाया गया था उनकी स्थिति को सुधारने के लिए। तो वो बात हम आगे करेंगे। और इसकी स्थापना 1953 के अंदर की गई थी, और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा कि आर्टिकल 16 क्लोज 4 के तहत पिछड़े वर्ग में कौन शामिल होगा, ठीक है, कौन शामिल होगा यह निर्धारण करने के लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की, और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, वह है काका कालेलकर को अध्यक्ष बनाया गया था, इसलिए इसका नाम काका कालेलकर आयोग भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या याद रखना है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1953 में, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कि काका कालेलकर। और काका कालेलकर के आधार पर इसी आयोग को काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, इस आयोग की सिफारिशें नहीं मानी गई है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने इस आयोग की जितनी भी सिफारिशें थी उनको रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। फिर आगे की हम बात करते हैं। तो देखिएगा फिर मोरारजी देसाई सरकार, यानी कि जो 1979 में जो गैर कांग्रेसी जो सरकार बनी थी 1979 के अंदर, और वहाँ पर हम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि मंडल आयोग की स्थापना की गई। तो देखिएगा इसको हम पढ़ते हैं कि मोरारजी देसाई सरकार ने पुनः 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। इसको मंडल आयोग भी कहते हैं, यानी कि इसके अध्यक्ष जो बीपी मंडल थे, उस बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको मंडल आयोग कहते हैं। देखिएगा बीपी मंडल का पूरा नाम अगर देखें, बिंदेश्वरी पाठक मंडल, ठीक है। ये बिंदेश्वरी पाठक जो मंडल थे, ये कहाँ के थे, बिहार के थे। और इनको इसका क्या कर दिया, इनको क्या बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए इसको मंडल आयोग कहा गया। तो आपको दो फैक्ट बिल्कुल याद रखने होंगे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर के अध्यक्षता में, और उसकी इसीलिए उसको काका कालेलकर आयोग भी कहते हैं। और इसको क्या करते, इसकी सिफारिश को नहीं मानेगी, हमारी सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दी। इसके बाद में जो दूसरा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1979 में जो मोरारजी देसाई सरकार जो गैर कांग्रेस सरकार थी उसके द्वारा बनाया गया, और इसका जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था, विदेंसरी पाठक मंडल ने बनाया गया, जो बिहार के थे। और फिर बाद में इसको अध्यक्ष बनाने के बाद में इसको मंडल आयोग भी मंडल आयोग उसको कहा गया। अब देखिए इसके अपनी 1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, यानी कि इसका गठन 1979 में किया गया, और इस मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1918 के अंदर प्रस्तुत की, और इसमें क्या क्या बातें बताई गई है उसको हम देखते हैं। देखिएगा मंडल आयोग ने भारत में पिछड़ापन का आधार जाति को माना, ठीक है। यानी कि उसने मंडल आयोग ने कहा कि जो पिछड़ापन है वो किसको आधार, इसको बेस किसको माना, यानी कि कास्ट को, यानी कि जाति को उसको माना, और लगभग 3743 जातियों की पहचान की जो सामाजिक शैक्षणिक आधार पर क्या है, पिछड़ी हुई है। यानी कि इस आयोग ने, मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसने बताया जो पिछड़ापन का आधार किसको बताया, यानी कि कास्ट को बताया। और हमारे भारत में इतनी जो कास्ट है, यानी कि 3743 ऐसी जातियां हैं जो एक तो सामाजिक क्षेत्र से, एक शैक्षणिक क्षेत्र से क्या है, पिछड़ी हुई है, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं।
एक मिनट। तो देखिएगा आगे बात अगर करें तो देखिएगा इसमें बताया गया है कि 3743 जातियों को पहचान की जो किस में पिछड़ी हुई है, सामाजिक क्षेत्र में यानी कि जो सोशल्स वर्क है उसमें, और अपने जो एजुकेशन के अंदर, ये सभी इसके अंदर पिछड़ी हुई है। अब इसमें क्या बात बताई गई कि जो मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए फिर क्या हुआ, आरक्षण प्रदान किया गया। यानी कि जो मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। यानी कि ओबीसी को कितना आरक्षण दिया गया, यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया, जो आज भी वर्तमान में लागू है। ठीक है, तो देखिएगा मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए 27% यानी ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था की गई। मंडल आयोग ने जाति को आधार क्यों माना, देखिएगा यानी कि जाति को ही आधार क्यों माना मंडल आयोग ने, ठीक है, जिसकी स्थापना 1979 के अंदर की और रिपोर्ट कब प्रस्तुति की, 1980 में। और इसका जो अध्यक्ष किसको बनाया गया था, वो विंदेश्वरी पाठक मंडल है जो बिहार के थे। ठीक है, क्यों माना आधार, देखिएगा आगे बात करें तो देखिए अगर हम अपना जो तर्क दें तो देखिएगा उसने आधार क्यों माना कि सामाजिक पिछड़ापन यानी कि जाति में बटा हुआ है, यानी कि जो भी सामाजिक जो पिछड़ापन है वो जाति के आधार पर ही क्या पिछड़ा हुआ है। भारत में समाज में व्यक्ति का स्थान जाति से तय होता है, यानी कि भारत में जो व्यक्ति का जो एक स्थान होता है, एक रैंक होती है, वो जाति के आधार पर तय होती है, न कि आर्थिक संपन्नता यानी कि समानता या संपन्नता के माध्यम संपन्नता के आधार पर। ठीक है, तो पैसों के आधार पर व्यक्ति को मतलब उसकी रैंक यानी उसकी जो स्थान आंका नहीं जाता, वो जाति के आधार पर आंका जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत में जातिवाद अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसी आधार पर उसने जो पिछड़ा वर्ग ने उस जाति को माना। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स 1990 में यानी कि 1990 में जो वीपी सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और उस वक्त जो गैर कांग्रेसी सरकार की ये बातें थी, 1990 में इस रिपोर्ट को मंडल आयोग की सिफारिशों को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको लागू कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा आगे अगर हम बात करें आगे की अगर बात करें तो 1991 में देखिएगा 1991 यानी पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी। देखिए पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी जो ईबीसी यानी कि ईबीसी के लिए 10% आपको 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है, देखिएगा 10% इस आरक्षण दिया गया, यानी कि जो ईबीसी है इसके लिए उसको 10% आरक्षण दिया गया। यह मुख्यतः उच्च जातियों में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले गरीबों के लिए। ठीक है, यानी कि ईबीसी आपको पता है जो अभी वर्तमान ईडब्ल्यूएस है ना, आज लागू हो गया ये चीज़। ठीक है, ये 1991 यानी कि 1991 में जो हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे यानी कि प्रधानमंत्री थे, उन्हें ये प्रावधान किया गया था और ये 10% आरक्षण देने की बात थी। इसमें जो उच्च जाति यानी कि जो सवर्ण है उनमें जो आर्थिक स्थिति से कमजोर व्यक्ति है उनको क्या कर दिया गया, आरक्षण दिया गया। अब देखिए 1991 के अंदर होता क्या है, जो आरक्षण की जो स्थिति है उसकी हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आरक्षण की स्थिति की अगर बात करें तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा 15% है कि एसटी को 15% आरक्षण दिया गया, एसटी को 7.5% आरक्षण दिया गया, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, ईबीसी या हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस है ना, उनको 10% आरक्षण दिया। अब कुल मिला के ये टोटल आरक्षण हो गया 59.5% यानी कि 59.5% ये टोटल क्या हो गया, आरक्षण हो गया। तो इसको आप जरा ध्यान में दीजिएगा। 1991 में आरक्षण की स्थिति कैसी थी, 15% तो एससी को, 7.5% एसटी को, 27% ओबीसी को और 10% ईबीसी को ये आरक्षण दिया गया है। ओके, हम बात करेंगे आगे। देखिएगा अब देखिएगा आगे अगर हम देखें तो और भी प्रावधान है। देखिएगा प्रावधान क्या है, आपको पता है इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ यानी कि मंडल केस में 1992 में एक केस आया, उसमें क्या
चुनौती दी गई थी उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, इसमें आरक्षण की व्यवस्था को चुनौती दी गई, ठीक है। ये जो हमारे आरक्षण, यानी आपको मैंने बता दिया कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, यानी कि जो मैंने आपको ये पूरा ये खाका मैंने आपको बता दिया, तो इसमें इसको चुनौती दी गई थी। और ये चुनौती कब दी गई थी फ्रेंड्स? ये चुनौती दी गई थी 1992 में, और एक इंदिरा साहनी और भारत संघ के मध्य एक केस था 1992 में, उसमें इस आरक्षण को क्या कर दिया गया, चुनौती दी गई। और तब सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय भी लिए, यानी कि इस आरक्षण को लेकर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ निर्णय लिए। उस निर्णय की हम बात करते हैं। फर्स्ट जो निर्णय था उसमें बताया गया कि आरक्षण संविधान एवं समानता के विरुद्ध नहीं है। जो आरक्षण है, ठीक है, जो आरक्षण है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो इक्वलिटी है उसके विरुद्ध नहीं है, पहली बात। सेकंड जो निर्णय दिया उसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, यानी कि भारत में जो मुख्य जो पिछड़ापन है वो क्या है, सामाजिक पिछड़ापन है। सामाजिक पिछड़ापन आप जानते हो, जिसे छुआछूत करना, अस्पृश्यता करना है, सरकारी जो भी धार्मिक स्थल है जैसे मंदिर वगैरह है, मस्जिद वगैरह है, जलाशय, उन पर जो पिछड़े वर्ग के लोगों को वहाँ पर जाने से उसको मना कर दिया जाता है, तो वो क्या है, सामाजिक पिछड़ापन है, ठीक है। तो भारत में मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, अतः जाति को आरक्षण का आधार बनाया गया था। इसीलिए जो जाति को आधार बनाया गया था, जो आपको मंडल आयोग ने ये जाति को माना था आधार, यानी कि बेस माना। इसके अलावा क्रीमी लेयर, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग में जो साधन संपन्न तबके हैं, यानी कि जो क्रीमिलियर है, पिछड़े वर्ग में जो भी संपन्न जो तबके के जो है उनको आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलेगा। तो ये भी बात बताई गई है, जिसमें आपका जो 1992 के अंदर जो एक इंदिरा साहनी और भारत संघ केस आया था, यानी कि मंडल केस के विरुद्ध बात बताई गई थी। तो उसमें जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है 3 बातें बताई, और जो तीसरी बात उसने बताया था कि जो क्रिमिलियर है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग में भी जो संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ओके, ये बात बताई गई। और चौथी बात अगर हम करें फ्रेंड, देखिएगा, आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए, ठीक है। तो आरक्षण की सीमा कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया अभी पीछे कि आरक्षण की सीमा कितनी हो गई, 59.5% हो गई, यानी कि समथिंग 9.5% ज़्यादा हो गया। तो ये भी एक क्या है, इसका अपवाद है, ठीक है। तो देखिएगा, आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी, या एससी ने ईबीसी को रद्द कर दिया, यानी एससी ने, यानी कि एससी एंड सुप्रीम कोर्ट ने जो ईबीसी, यानी कि जो ईबीसी को जो 10% जो आरक्षण दिया गया था, आज हम इसको ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ईबीसी का जो 10% जो आरक्षण था उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया। तो अब फ्रेंड्स से कितना हो गया, तो वो हो गया 49.5% आरक्षण हो गया, ठीक है। तो देखिएगा, ये एक अपवाद है, 50% आरक्षण होना चाहिए। तो फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ईबीसी को 10% जो आरक्षण दिया गया था उसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया, और 49.5% आरक्षण रह गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, देखिएगा, इसके अलावा देखिए, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। और जो पदोन्नति है, यानी कि पद की उन्नति होती है, यानी कि थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड से ऊपर जो भी पद की उन्नति होती है, पदोन्नति है, उसमें भी आरक्षण को लागू करने की बात नहीं बताई गई है, जो भी इसका आज वर्तमान में अपवाद है, ठीक है। देखिएगा, आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, यानी कि आरक्षण व्यवस्था के न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब दोबारा से इसका अवलोकन किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी इस जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की है, यानी कि आपका जो केस है कौन सा, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ मंडल केस 1992 में। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय थे, ठीक है। तो मैंने आपको 6 निर्णय बता दिए, तो उसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करेंगे। अब देखिए, पदोन्नति में आरक्षण की हम बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, पदोन्नति में आरक्षण की अगर बात करें, देखिए 77 यानी कि 77वें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ, यानी संविधान संशोधन 1995 यानी कि 1995 में हुआ, और इसके द्वारा, यानी कि 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, ठीक है, में जोड़ा गया, ठीक है। ये एक क्या जोड़ा गया, एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 16
क्लोज 4A यह जोड़ा गया और इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है डियर फ्रेंड SC और ST को पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। देखिएगा यहाँ पर तो क्या बात बताई गई है, यानी कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे जो संविधान संशोधन 77वें संविधान संशोधन 1995 में एक नया आर्टिकल जोड़ा और वो आर्टिकल है 16 क्लोज 4A में ये बताया गया है कि जो SC और ST यानी कि जो जनजातीय जो SC है और ST है जो उनको क्या एक उसकी पदोन्नति में क्या आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस बात के विरुद्ध हो गया, किसी इस बात के विरुद्ध हो गया। ठीक है, तो देखिएगा उसको पदोन्नति में आरक्षण दिया गया, तो ये थोड़ा ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। 77वें संविधान संशोधन 1995 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल 16 क्लोज 4A में ये बताया गया है कि जो SC है ST है उनको पदोन्नति में क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। देखिए आगे हम बात करते हैं M नागराजन वर्सेस भारत संघ, यानी कि जो M नागराजन थे और जो वर्सेस भारत संघ, यानी कि ये 2007 का केस है। इसमें आर्टिकल कौन सा आर्टिकल 16 क्लोज 4A को क्या कर दी गई, चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे सही ठहराया, लेकिन जो चुनौती दी गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या सही ठहराया और यह अपर्याय प्रतिबंधित की स्थिति में ही लागू हो गए। और इसको अपर्याय प्रतिबंधित की स्थिति में ही इससे जो मैटर था पदोन्नति का SC ST यानी कि आर्टिकल 16 क्लोज 4A के अंदर ये बात बताई गई थी, उसको स्थिति जो अपर्याय प्रतिनिधित्व की स्थिति में उसको लागू रखा गया। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई। तो डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा और आपकी इसके लगातार नोट्स बनाएगा। फिर हम कल एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।